नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल उज्जीवन की ओर से एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम का एक और वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के बेसिक्स क्वेश्चंस। बेसिक्स मतलब जो इसके मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं से रिलेटेड या इन्हीं के जैसे होंगे। तो आओ समझते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 के बेसिक्स क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट? और ऑप्शन ए है द एम्प्लॉइज ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन बी है द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑप्शन नंबर सी है यूनिट होल्डर्स, ऑप्शन नंबर डी है ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूनिट होल्डर्स। देखो क्वेश्चंस मैं जैसे कि बार बार बोलता हूं कि हमको क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ के आंसर नहीं देना, एक बार सिर्फ रीड करनी है, फिर उसको समझना है, फिर उसका बेस्ट जो भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है हमको वो देना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड जो इंडिया में जिनका गठन होता है, कंस्टिट्यूशन होता है, वो एज ए ट्रस्ट होता है। अब कोई भी ट्रस्ट होता है तो उसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो इसमें इस ट्रस्ट के बेनिफिशरीज के बारे में पूछा है कि इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे। तो जो एम्प्लॉय है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको सैलरी का बेनिफिट मिल रहा है। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको कमीशन मिलता है, और जो ट्रस्टी होता है म्यूचुअल फंड का, वो सिर्फ ट्रस्टी है, तो उसको उसका एक्सपेंसेस मिलेंगे, जो खर्चे होते हैं, जो वो अपने खर्चे कर रहा है इस ट्रस्ट को चलाने के लिए। लेकिन इसके जो बेनिफिशरीज है वो कौन होंगे? वो यूनिट होल्डर्स, जिसने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इसके बेनिफिशरीज होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो चीजें हमको पता चली, म्यूचुअल फंड जो कंस्टिट्यूट होता है, जो गठन होता है, एज ए ट्रस्ट होता है इंडिया में, और इसके बेनिफिशरीज जो ट्रस्ट के वो इन्वेस्टर्स होते हैं या यूनिट होल्डर, दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? देखो म्यूचुअल फंड के जो डे टू डे मैनेजमेंट, जो डेली के जो मैनेजमेंट व्यवस्थाएं होती है, उसको कौन हैंडल करता है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, ऑप्शन सी है म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, और ऑप्शन डी है यूनिट होल्डर्स। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो जो एसेट अपने आप में नाम में एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उस एसेट को मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो जो डेली के जो काम होते हैं उसको करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है। यूनिट होल्डर तो इन्वेस्टर है, उसने पैसा दिया, इसी चीज के पैसे दे रहा हो अपने एसेट को मैनेजमेंट कराने के। म्यूचुअल फंड जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी ने एएमसी का गठन किया है इस काम को करने के लिए। जो रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी है, उसका काम होता है बैक एंड ऑफिस के काम करना। लेकिन जो डे टू, दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, whose job is to track the various corporate action like a bonus, dividend or rights issues in companies where the mutual fund scheme has invested? और इसका ऑप्शन नंबर ए है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी है कस्टोडियन, ऑप्शन नंबर सी है ऑडिटर्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन डी है यूनिट होल्डर्स। और आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और दोस्तों इसका सही आंसर है कस्टोडियन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉब किसकी है, कौन सी जॉब? ट्रैक करना। क्या ट्रैक करना? वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस,
कब डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड कब दे रहा है, या कोई राइट इशू आ रहा है कंपनी का। कौन सी कंपनियों का ये चेक करते हैं, वेयर द म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इन्वेस्टेड, जहां उस म्यूचुअल फंड ने, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उन सब में जहां इन्वेस्ट किया है, मान लो मैंने इन्वेस्ट किया रिलायंस में, तो रिलायंस कोई बोनस तो नहीं दे रही, या कोई डिविडेंड तो डिक्लेयर नहीं कर रही, या कोई राइट इश्यूज तो नहीं आ रहा कंपनी का। तो ये सब चीजों का, इन सब चीजों को ट्रैक करने का काम किसका है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब काम करने का, ट्रैक करने का किसका है, कस्टोडियन का। रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी का काम है बैक एंड में काम करना, ठीक है। ऑडिटर्स का काम जैसे साफ लिखा है, ऑडिटर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका काम है ऑडिट करना किसी भी एएमसी का। और यूनिट होल्डर्स तो इन्वेस्ट करते हैं, वो तो क्लियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कस्टोडियन का एक और काम होता है, जितनी भी एसेट होती है जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया होता है, उसकी सेफ कस्टडी प्रोवाइड करने का, वो भी काम कस्टोडियन का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो भी एसेट होता है उसको कस्टोडियन का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड सेफ कस्टडी ऑफ द एसेट, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, एम्फी कोड ऑफ एथिक्स ACE प्रिस्क्राइब दैट द म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ। अब देखो एम्फी हमें पता होना चाहिए, एम्फी क्या होता है। एम्फी होता है जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो काम करती है, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है एम्फी, ठीक है, एक एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो इस सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का मिलके एक एसोसिएशन बना है, ठीक है, जो रिपोर्ट करता है सेबी को। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो ये इसमें ये पूछ रहा है कि जो कोड ऑफ इनके एम्फी के जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब्स करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में, वो स्कीम किसके लिए काम कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ब्रोकर एंड अदर मार्केट इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर्स होते हैं या मार्केट में जो इंटरमीडियरीज लाइक आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ठीक है, आरएनटी एजेंट्स हो गए, इनके लिए, इनके हित में काम कर रही है। ऑप्शन बी है ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर्स, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हर क्लास के, उनके लिए काम करती है, उनके हित में काम करती है। ऑप्शन सी है स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को, जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए कर रही है। या ऑप्शन डी आइडेंटिफाइड स्पेशल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर, जो स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल क्लास के यूनिट होल्डर उनके लिए करती है। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है। जो एम्फी कोड जो रूल्स बने हुए हैं वो इंटरेस्ट में काम करती है ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर, बिना किसी भेदभाव के। जो भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके इंटरेस्ट में काम करती है एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, जो बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड। और ऑप्शन ए है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फंड अकाउंटिंग टीम, ऑप्शन सी डिपॉजिटरीज, ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो किसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और इसमें मैक्सिमम लोग सेबी लगा देते हैं। हम डायरेक्ट सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, हम इनडायरेक्ट सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आपको जो भी ARN कार्ड दिया जाएगा वो एम्फी देगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड देगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इन जो नीचे 4 ऑप्शन है इनमें से म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ऑप्शन सी है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ऑप्शन डी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। और इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। म्यूचुअल विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे
जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट कौन करता है? आईआरडीए। सेम जो भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स है उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का रेगुलेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, म्यूचुअल फंड कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ट्रू। देखो पूछा क्या है, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बाय या सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस, केवल डिलीवरी बेसिस। देखो क्वेश्चन होता क्या है, जब हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि हम डिलीवरी बेस खरीदें, उसमें हम डे ट्रेडिंग के लिए भी खरीद सकते हैं, मतलब सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। बट म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते, सुबह खरीद के शाम को नहीं बेचते, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदते हैं या बेचते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है, सिक्योरिटीज के रिलेटेड पूछा है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में आपका इक्विटीज भी आती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, नहीं डिलीवरी बेसिस ही खरीदना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं। तो आप चैप्टर नंबर 4 को एक बार रीडिंग पक्का कर लें, है ना। इसके सबके पीडीएफ होते हैं, किसी को पीडीएफ नहीं मिला तो वो हमको कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है तो हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन द केस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS। ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80% एंड ऑप्शन डी है 100%। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? और इसका सही आंसर है 80%। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को जैसे बार बार बोलता हूं सही से पढ़ना है। तो मिनिमम परसेंटेज पूछा है, मिनिमम परसेंटेज म्यूचुअल फंड स्कीम टोटल कॉर्पस का इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किसको, ELSS जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, तो उसमें मिनिमम कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो आंसर है 80%। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 80% करना है, 100% भी कर सकता है लेकिन कम से कम 80 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ELSS को इक्विटी में। आप इस चैप्टर को और पढ़ेंगे तो ELSS के बारे में और भी आएगा, ये क्लोज एंड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये 3 ईयर इसका काउंट कैसे किया जाता है, तो ऐसे करके और भी क्वेश्चंस होंगे इसके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू पूछ रहा है इसमें से, विद रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन ए है सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट at the industry level for the purpose of increasing and awareness of mutual funds. Option B है SEBI has permitted celebrity endorsement for the promotion of individual mutual fund schemes. Option C है celebrities can endorse only NFOs. Option number D है celebrities can endorse only ongoing mutual fund schemes. और अब आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो क्वेश्चन समझते हैं, स्टेटमेंट इनमें से कौन सी सही है। 4 स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले हमें इंडोर्समेंट का मतलब पता होना चाहिए। देखो इंडोर्समेंट मतलब जिसमें वो जिसका एडवर्टाइज करते हैं, जिसको वो मानते हैं, ठीक है, जिसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो सेलिब्रिटीज क्या प्रमोट कर सकते हैं? आपने कभी भी सेलिब्रिटीज कोई भी अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि HDFC टॉप 200 खरीदिए या इस कंपनी का ये म्यूचुअल फंड खरीदिए। कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि सेबी उनको परमिशन नहीं देता। लेकिन इन 4 में से वो क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन
डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स ओनली ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम। जो म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही होंगी उनका प्रमोशन कर सकते हैं, जो कि नहीं कर सकते। सी, सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स ओनली एनएफओ। जो न्यू फंड ऑफर आ रहे हैं उनका प्रमोशन कर सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं कर सकते। सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम। कोई भी इंडिविजुअल कोई भी स्कीम का प्रमोशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखो, इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का प्रमोशन कर सकते हैं केवल, कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये नहीं बोल सकते इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। किसी पर्टिकुलर फंड का वो प्रमोशन नहीं कर सकते, वो केवल पूरी इंडस्ट्री का प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन्वेस्टर्स have the right to specify up to nominees for their mutual fund investment folios। A है 0, B है 1, C है 2 और D ऑप्शन है 3। देखो, और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों 3। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में उनको अधिकार है स्पेसिफाई करने का नॉमिनीज। हर कोई अपना नॉमिनी रखता है, तो वो कितने नॉमिनीज रख सकते हैं इसमें? 1 रख सकता है, बिल्कुल नहीं रख सकता, 2 रख सकता है, 3 रख सकता है। तो इसका सही आंसर है 3, ठीक है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, 3 नॉमिनी वो रख सकता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इन्वेस्टर हैज बाउट यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क फैक्टर्स in the offer document. The value of the fund goes down after a stock market crash in such a case dash। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है वो आप समझो, और इसके फिर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है द इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द एएमसी। ऑप्शन बी है द इन्वेस्टर लाइकली टू गेट अ रेमेडी फ्रॉम द ट्रस्टी ऑफ द एएमसी। ऑप्शन नंबर सी है द इन्वेस्टर्स likely to get a remedy by appealing to SEBI। The investor is likely to get a remedy from the AMC। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों द इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द AMC। देखो, क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टर ने कुछ यूनिट्स खरीदी इक्विटी म्यूचुअल फंड की आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क फैक्टर। मतलब उसने पूरा रिस्क फैक्टर उसमें पहले रीड किया है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, उस पर साइन किए, उसके बाद उसने इन्वेस्ट किया। तो रिस्क तो उसमें ऑलरेडी डिस्क्लोज था, आपने कई बार पढ़ा होगा कि स्कीम आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, है ना। तो उसको रीड करने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी इन्वेस्टर को कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तो आंसर है द इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी, नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है फिनेंशियल गोल्स नीड टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए है एस्पिरेशन एंड डिजायर्स। ऑप्शन बी है टाइम होराइजन एंड एक्सटर्नलिटीज। ऑप्शन सी है कॉस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर डी है टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड। देखो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होते ही यही दिखा है फिनेंशियल गोल क्या होता है। तो फिनेंशियल गोल क्या होते हैं? जिसमें पैसे का रोल होता है। गोल तो कई होते हैं, हमारा वजन करना भी गोल है, लेकिन उसमें पैसे का रोल नहीं है। लेकिन आपने एक 50 लाख का फ्लैट खरीदना है, तो ये आपका फिनेंशियल गोल है। तो फ्लैट खरीदना है तो ये तो सिर्फ इच्छा हुई, लेकिन मेरे को 5 साल के अंदर खरीदना है, तो ये क्या हो गया? गोल बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या, टाइम होराइजन एक टाइम है और मनी कितना पैसा चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये फिनेंशियल गोल बन गया अपना। टाइम भी पता होना चाहिए और कितना पैसा चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो उसको फिनेंशियल गोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दी है, इसमें से हमको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ये कह रहा है आफ्टर
इन्वेस्टिंग थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू अनदर डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमने इन्वेस्ट किया, हमने कोई XYZ इन डिस्ट्रीब्यूटर से अपना इन्वेस्टमेंट करवाया, तो अब हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा सकते। ऑप्शन बी है एन इन्वेस्टर कैन नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर इफ द ओरिजिनल परचेज वाज डन ऑनलाइन। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ओरिजिनल परचेज वाज डन ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन हो गई तो। ऑप्शन सी है आफ्टर इन्वेस्टिंग थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली विद ड फंड हाउस। मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो अब वो डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन डी है इन्वेस्टर हैज राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर एट एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। देखो इसमें से 4 स्टेटमेंट सही बतानी है। देखो जब भी आप एनआईएसएम सीरीज का पेपर देते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी सोचोगे कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को कोई म्यूचुअल फंड सेल करूंगा तो मैं क्या क्या चीजें देखूंगा। आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा कि मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे क्या क्या राइट होने चाहिए, मेरे को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर को सारे राइट्स हैं, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकता है और कितनी बार भी चेंज कर सकता है। और दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड रिडेम्पशन अमाउंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ऑप्शन ए है द responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with distributor in a regular plan. Option number B है the AMC is expected to make continuous efforts to remind the investors. Option number C है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies society with investor. और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द AMC इज एक्सपेक्टेड टू मेक कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ट्रू की स्पेलिंग इसमें TURE है, तो प्लीज माइंड मत करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखो कुछ अनक्लेम्ड डिविडेंड है, डिविडेंड मिला है लेकिन कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। रिडेम्पशन हो चुका है, मतलब उसका जो एक टाइम पीरियड था वो हो चुका है, लेकिन कोई उसको क्लेम कर ही नहीं रहा है। मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके भूल गया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर सब चेंज हो गए। तो इस कंडीशन में जो AMC है उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उसको क्या करना चाहिए? तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला ऑप्शन देखा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाई विद डिस्ट्रीब्यूटर इन रेगुलर प्लान। ठीक है, क्लेम ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होंगे जो रेगुलर प्लान में, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोसाइटी विद इन्वेस्टर, जो सोसाइटी है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है ना। और ऑप्शन बी है द AMC इज एक्सपेक्टेड टू मेक कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर। ये बिल्कुल सही है। AMC क्या है, लगातार प्रयास करती है कांटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर से कि वो अपना रिडेम्पशन ले ले, वो अपना डिविडेंड को रिडीम कर ले। ठीक है, और इसको एक और चीज बता देता हूं, अगर तब भी नहीं करती तो फिर वो 3 साल तक अपने एक डिफरेंट, जिस दिन रिडेम्पशन हो जाएगा उस दिन से लेकर के नेक्स्ट 3 ईयर तक उसको मेंटेन करती है। ठीक है, कि कभी भी अगर इन्वेस्टर आता है तो उसको दे देगी, एक अलग अकाउंट में रखती है 3 साल तक। लेकिन 3 साल के बाद क्या होगा? 3 साल के बाद वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ एजुकेशन का, उसमें चला जाता है। उसके बाद इन्वेस्टर कभी भी उसको क्लेम कर सकता है वहां जाकर के। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे टोटल 14 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के। अगर किसी को भी हमारे से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमारा कांटेक्ट डिटेल सारी दी हुई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।